बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। अब हम आज के लेक्चर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे और इसी लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 3 ग्रुप 3A एलिमेंट्स और ग्रुप 4A एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करें। पेज 1 लेक्चर 14 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कि जिन एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हो। तो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, तो इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। और एस ब्लॉक एलिमेंट के 2 ग्रुप्स हैं प्रोडिक्ट टेबल में। एक 1A है, इन्हें एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एक 2A है, सेकंड A, जिन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। जो एल्कली मेटल्स हैं 1A, ये 2 ही ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि S में जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं वो है 1 और S में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो है 2। तो S में मिनिमम इलेक्ट्रॉन 1 है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं। तो इसलिए 2 ब्लॉक, जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं जिनके S में 1 इलेक्ट्रॉन हो, सब 1A में आ गए। और जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं जिनके S में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2A में आ गए। चूँकि S में कोई और ऑप्शन है नहीं इसके अलावा, 1 और 2 के अलावा, तो इसलिए 2 ग्रुप हैं सिर्फ इसके। इनके पहले प्रोडक्ट ट्रेंड क्या है? देखिए, वैल्यूज़ नहीं याद करनी हमने, वैल्यूज़ नहीं आती हैं। वैल्यूज़ आमतौर पे कभी पूछते नहीं हैं, बहुत रेयर वैल्यूज़ हैं जो हमसे पूछी जाती हैं, तो ज़्यादातर वैल्यूज़ नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर वैल्यूज़ सपोज करो पूछें भी तो तब भी याद नहीं करनी है, मतलब आखिर में रखना, चलो याद करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती है। आपने ग्रुप ट्रेंड याद करने हैं कि ग्रुप ट्रेंड क्या है और उनकी रीज़न क्या है। तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में देख लेते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर मूव करें तो इनकी कुछ प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी करती हैं, और लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करें तो इनकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी करती हैं। सबसे देखो, पहले ये मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है इनका। एक तो ये है कि ये पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट जो है ये मेटल्स हैं। अब मेटल्स के दरमियान मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड को इंटर एटॉमिक फोर्स भी कहते हैं। और ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये साइज ऑफ एटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितने एटम स्मॉल साइज के होंगे उतना उनमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और चूंकि ग्रुप में नीचे की तरफ आने से साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर जाते हैं, इसलिए जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो एटम्स के दरमियान मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाएगा। मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इनमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि वो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। बड़े एटम हैं उनमें मेटेलिक बॉन्ड वीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, हार्डनेस भी कम हो जाएगी। हार्डनेस मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना कोई एलिमेंट ज़्यादा हार्ड होगा, और जितना मेटेलिक बॉन्ड जो है वो वीक होगा उतना वो सॉफ्ट होगा। तो नीचे की तरफ जाने से चूँकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, चूँकि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है, लिहाजा हार्डनेस भी कम हो जाएगी। फिर जो आयनाइजेशन एनर्जी, नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब एटॉमिक साइज के इनवर्स वेरी करते हैं। ये चूँकि सब एटॉमिक साइज के इनवर्स वेरी करते हैं, तो नीचे ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने से चूँकि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है, तो इसलिए ये सब कम हो जाएंगी। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज ओवर साइज पर। तो फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट जो है ना, ये इन पे +1 चार्ज होता है। सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं इन सब पे +2 चार्ज होता है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो एक ही ग्रुप में जितनी भी मेटल्स हैं उनका चार्ज तो सेम होता है। फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट का चार्ज +1 है, सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का चार्ज +2 है। जब ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा। चार्ज सेम है, साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्स है, लिहाजा हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब जो प्रॉपर्टीज ग्रुप में डाउनवर्ड इंक्रीज करेंगे, एटॉमिक रेडियस यानी साइज, जैसे ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं
तो साइज़ इंक्रीज़ करता है, और साइज़ इसलिए इंक्रीज़ करता है क्योंकि शेल इंक्रीज़ करते हैं। जैसे शेल इंक्रीज, जितने शेल ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा हो जाएंगे, तो उतना साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा। फिर डाउन द ग्रुप जो है साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा। जब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर गई तो इसका मतलब पॉजिटिव आयन बनाना आसान हो गया, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के मीनिंग ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने का मतलब ये होता है कि आसानी से पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे। तो जितना हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे उतनी जो ईज ऑफ पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। और चूंकि ये मेटल्स हैं और मेटल पॉजिटिव आयन बना के रिएक्ट करती हैं, तो जितना ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, उतना पॉजिटिव आयन बनाना आसान है, उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जो जितना आसानी से पॉजिटिव आयन बनाएगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगी। रिड्यूसिंग पावर, ये सब मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। चूँकि ये मेटल्स हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, लिहाजा ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करें या सेकंड ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करें, चूँकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान हो जाता है, लिहाजा रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। डेंसिटी के बारे में याद रखें कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ग्रुप में भी इंक्रीज़ करेगी और ये अलॉन्ग पीरियड भी इंक्रीज़ करेगी। तो ग्रुप में ये इंक्रीज़ कर रही, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करेगा। शील्डिंग इफेक्ट नंबर ऑफ शेल के ज़्यादा होने से ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रुप में जब डाउनवर्ड मूव करते हैं तो शेल ज़्यादा हो जाते हैं, शेल ज़्यादा हो जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। फिर अब अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें, इसे लॉन्ग पीरियड कहेंगे, यानी पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ अगर जाएं, यानी लिथियम से बेरिलियम, सोडियम से मैग्नीशियम, पोटेशियम से कैल्शियम, तो जितना लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो अब उन प्रॉपर्टीज़ में इनकी क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो कम हो जाएगी, यानी पॉजिटिव आयन बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइज़ कम हो गया। साइज़ कम हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बढ़ गई। एटॉमिक रेडियस कम हो गया, क्योंकि जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं शेल सेम रहता है, और लॉन्ग पीरियड मूव करने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती हैं, साइज़ कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी। चूँकि पॉजिटिव आयन बनाना मुश्किल हो जाएगा तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और चूँकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मुश्किल हो जाएगा तो रिड्यूसिंग पावर भी कम हो जाएगी। इंक्रीज जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा था साइज़ पर। चूँकि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने से, फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप की तरफ जाने से साइज़ कम हो गया, साइज़ कम हो गया तो मेटल्स के दरमियान जो मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो गया। मेटल्स के दरमियान जब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो गया। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो हार्डनेस भी ज़्यादा होगी और डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। डेंसिटी हमने पढ़ा कि वो अलॉन्ग ग्रुप भी इंक्रीज़ करती है और लॉन्ग पीरियड भी इंक्रीज़ करती है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको जहन में रख लेना। सेकंड ग्रुप है तो सेकंड ग्रुप में हम चैप्टर 1 में भी पढ़ के आए। सेकंड ग्रुप में जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका ऑर्डर ये है कि सेकंड ग्रुप में बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और मैग्नीशियम का सबसे कम है, क्योंकि ये मेटल्स हैं, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, लिहाजा इनके मेल्टिंग पॉइंट के जो ट्रेंड है वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, उसमें एक्सेप्शन आ जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड हमें याद रखना है, चूँकि ये मेटल्स हैं, होना तो ये चाहिए कि ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने से मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। और सेकंड ग्रुप में बेरिलियम का सबसे ज़्यादा है, लेकिन जैसे बेरिलियम से मैग्नीशियम में आते हैं तो, और बेरियम का सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम का सबसे कम हुआ, डिप आ जाती। पेज 9 जो है टेक्स्ट बुक पे ग्राफ भी बना हुआ है, और मैग्नीशियम का दोबारा फिर राइज करता है, तो ये ट्रेंड याद रखना है। डेंसिटी की इनमें एक्सेप्शन है, चूँकि डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है, तो लिथियम की सबसे कम है। तो लिथियम को अगर छोड़ दें तो फिर सोडियम की सबसे कम होनी चाहिए थी, यानी अगर हमारे पास ऑप्शन के अंदर लिथियम नहीं है और वो कहें कि किसकी डेंसिटी सबसे कम है तो सोडियम आंसर होना चाहिए था, लेकिन सोडियम नहीं होगा, पोटेशियम होगा। चूँकि डेंसिटी दो बातों पे डिपेंड करती है, मैस पे भी डिपेंड करती है और साइज़ पे भी डिपेंड करती है। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैस ज़्यादा होता है तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम होती है। तो जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो मैस भी ज़्यादा हो रहा होता है और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा होता है, शेल जो ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो मैस ज़्यादा हो रहा है तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, शेल ज़्यादा हो रहे हैं, साइज़ बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एक कंपीटिंग फैक्टर हो जाता है,
यानी एक चीज़ डेंसिटी को बढ़ा रही है और एक कम हो रही है, तो इनमें कंपटीशन होता है, कभी मैस डोमिनेट करता है, कभी वॉल्यूम डोमिनेट करता है, तो इसलिए इसमें एक्सेप्शन आ जाती हैं। याद ये रखना है कि डेंसिटी का ऑर्डर ये है, और इसको MCQ में ऐसे यूज़ करना है कि पहले ग्रुप में सबसे कम डेंसिटी लिथियम की है, और अगर लिथियम ऑप्शन में नहीं है तो सबसे कम पोटेशियम की है। इसी तरह से सेकेंड ग्रुप की जो डेंसिटी है उसमें ये याद रखना है कैल्शियम की डेंसिटी सबसे कम है, उसका भी ऑर्डर कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो इससे भी इर्रेगुलर ट्रेंड है। सेकेंड ग्रुप, इस बात को ऐसे भी कह दिया है कि याद रखो कि सेकेंड ग्रुप में सबसे कम डेंसिटी कैल्शियम की है और सेकेंड ग्रुप में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का है। चैप्टर सेकेंड के अंदर ये प्रोडिक प्रॉपर्टीज़ और प्रोडिक ट्रेंड के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन MCQs के हवाले से हो सकते हैं वो इनकी सॉल्युबिलिटीज़ और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के हवाले से होते हैं। तो एक तो सॉल्युबिलिटी का जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ये याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी का जो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वो सेकंड ए के हवाले से क्वेश्चन पूछेंगे, बुक में भी यही डिस्कस किए हुए हैं ज़्यादा, फर्स्ट ए के नहीं। उसकी वजह यह है कि फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स जो हैं इनके सॉल्ट्स आमतौर पर वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉइल लिथियम के अलावा बाकी जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके जो सॉल्ट्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जब सारे ही सॉल्युबल हैं तो ट्रेंड नहीं बनता है, सेकंड ग्रुप के अंदर ट्रेंड बनेगा। तो इसमें 4 क्लास हैं कंपाउंड्स की जो हमें सॉल्युबिलिटी के हवाले से जहाँ वो डिस्कस करने हैं। उनमें ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड हैं, कार्बोनेट्स हैं और सल्फेट्स हैं। ट्रेंड पहले देख इसका ज़हन में रख लें। ट्रेंड ये है कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो सेकंड ए के अंदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो डाउन द ग्रुप जो हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी है डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज करती है। कार्बोनेट और सल्फेट जो है उनकी सूरत में ऐसे है कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, उनकी कार्बोनेट सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अब जब भी किसी की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करे या हमने कभी किसी की रीज़न बतानी हो कि ये चीज़ सॉल्युबल है या ये बताना हो कि इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर गई है, तो आप याद रखें सॉल्युबिलिटी जब भी इंक्रीज़ करेगी तो उसकी रीज़न यही होगी कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी। जब हम किसी आयनिक कंपाउंड, हम आमतौर पर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व उसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। तो एक आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें जो सल्यूट के पार्टिकल्स की आपस में अट्रैक्शन होती है वो लैटिस एनर्जी से पता चलती है, और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो सल्यूट और सॉल्वेंट यानी वाटर के मालिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होती है उससे हाइड्रेशन एनर्जी का अंदाज़ा होता है। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है सल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन ज़्यादा है सल्यूट और सल्यूट पार्टिकल्स के मुकाबले में, लिहाजा जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी से तो तब उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। नाइट्रेट, एसीटेट और क्लोराइड की अगर बात करें तो वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के वो सारे सॉल्युबल हैं, दे आर ऑल सॉल्युबल, क्लोराइड, एसीटेट, नाइट्रेट फर्स्ट और सेकंड के। फिर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो इन्हीं क्लासेस को अगर हम डिस्कस करें तो अगर इसको समराइज़ करें तो समराइज़ करके इसकी बात ऐसे कही जा सकती है कि देखिए जो ऑक्साइड्स हैं तो ऑक्साइड्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर हम किसी को हीट करें तो वो डिकम्पोज करेगा कि नहीं करेगा। और आमतौर पे जब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम ये करते हैं कि कोई 1000 डिग्री सेल्सियस मतलब लिमिट होती है टेम्परेचर की, और 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब हम किसी को हीट करते हैं और उसको हीट करते हैं अगर उस पर वो डिकम्पोज कर जाए तो अनस्टेबल है, और अगर नहीं करे तो स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका ये होता है। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इन ऑक्साइड्स की सेकेंड डे के स्टेबिलिटी नीचे की तरफ कम हो जाती है। देखो ना ऑक्साइड आयनिक है, बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो कोवलेंट है, बाकी सारे आयनिक हैं, और नीचे की तरफ जब जाएंगे तो मेटल आयन का साइज़ बढ़ जाएगा। ऑक्साइड आयन O-2 तो सेम रहेगा, मेटल आयन का साइज़ बढ़ जाएगा तो उसकी ऑक्साइड आयन के साथ अट्रैक्शन कम हो जाए, लिहाजा उसको हीट करके
आइंस को अलग करना आसान हो जाएगा। तो स्टेबल नहीं रहेंगे ना, जल्दी टूट जाएंगे हीट करने पे, तो स्टेबल नहीं रहेंगे, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी नीचे की तरफ डिक्रीज करती है। हाइड्रोक्साइड हैं, कार्बोनेट हैं, सल्फेट हैं, नाइट्रेट हैं, तो जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, सल्फेट हैं, नाइट्रेट हैं, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये डाउनवर्ड जो है ये इंक्रीज़ करती है, यानी ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी नीचे की तरफ डिक्रीज़ करती, बाकी सब की जो है हमारे सिलेबस में उनकी इंक्रीज़ करती। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने का मतलब याद रखो, अब जैसे देखो बेरिलियम कार्बोनेट एग्जांपल के तौर पे, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो बेरियम कार्बोनेट है। अब इनमें से वो हमसे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि विच वन इज़ मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट, तो चूँकि थर्मल स्टेबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है तो बेरियम कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल होगा और बेरिलियम कार्बोनेट जो है वो कम स्टेबल होगा। तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी को ऐसे भी वो बात की जाती है कि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी, जो ईज़ ऑफ डीकम्पोजिशन है, वो ईज़ का मतलब आसानी, वो आसानी, जिस आसानी से ये टूट जाएंगे वो आसानी नीचे की तरफ कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे जाके ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो टूटना मुश्किल हो जाएगा, तो वो टूटने की आसानी कम हो जाएगी। ये एग्जैक्ट बुक की लाइन है, यानी इसको जान के मुश्किल नहीं किया। ईज़ ऑफ डीकम्पोजिशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसकी वजह यह है कि देखो बेरिलियम कार्बोनेट जब टूटता है तो बेरिलियम ऑक्साइड बनता है, बेरियम कार्बोनेट जब टूटता है तो बेरियम ऑक्साइड बनता है। अब बेरिलियम की ऑक्साइड आयन के साथ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि बेरिलियम आयन जो ज़ाहिर छोटा होगा, मैग्नीशियम आयन, बेरिलियम आयन, और जो बेरियम आयन है उसका साइज़ बड़ा, तो बेरियम आयन की ऑक्साइड आयन के साथ अट्रैक्शन कम होगी, तो बेरियम कार्बोनेट को उधर जाके प्रोडक्ट में ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, और फ़ायदा इसलिए नहीं नज़र आ रहा कि वो बेरियम आयन का बड़ा साइज़ है, ऑक्साइड आयन के साथ उसका ताल्लुक, उसका अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होगी, लिहाजा बेरियम कार्बोनेट टूट तो जाएगा हीट करने पे, थोड़ा झिझक दिखाएगा और थोड़ा झिझकेगा और थोड़ा मतलब देर लगाएगा, तो वो स्टेबल है फिर। जबकि बेरिलियम को ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है, उसका इंटरेस्ट ये है कि उधर जाएगा तो एक बड़े कार्बोनेट के बजाय एक स्मार्ट से ऑक्साइड आयन के साथ अट्रैक्शन डेवलप होगी तो जल्दी टूट जाएगा। पेज 2, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी अलग अलग, फिर रिवीजन समझ लें उसी की जो हम पहले समराइज़ करके इकट्ठा पढ़ के आए हैं, तो उनको एक दफ़ा फिर देख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी MCQ होते हैं। सेकंड ए है, इनके ऑक्साइड्स हैं, तो जो स्टेबिलिटी नीचे की तरफ ऑक्साइड की डिक्रीज़ करती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है, लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज़ करती है, आइंस का साइज़ बड़ा हो गया है, मेटल आयन का अट्रैक्शन कम हो गई है, स्टेबिलिटी कम हो गई है। और ऑक्साइड्स के लिए सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ इंक्रीज़ करती है, बेसिक नेचर इंक्रीज़ करती है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, नीचे की तरफ जाकर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ज़्यादा मेटेलिक ज़्यादा बेसिक, आयनिक नेचर भी बढ़ जाएगी। इसको ऐसे MCQ में पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन इनसॉल्युबल है, कौन सॉल्युबल है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड इनमें इनसॉल्युबल हैं और बाकी तीनों ऑक्साइड सॉल्युबल है। हाइड्रोक्साइड देख लो, इनकी हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी नीचे की तरफ बढ़ती है, बेसिक नेचर भी बढ़ती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑक्साइड के अलावा सबकी नीचे की तरफ बढ़ेगी। बेसिक नेचर भी क्यों बढ़ रही, मेटल ज़्यादा मेटेलिक हो रहा है एलिमेंट, बेसिक नेचर बढ़ रही। इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसके लिए टर्म बुक में ऐसे यूज़ करते हैं कि बेरिलियम इनसॉल्युबल है, मैग्नीशियम स्पैरिंगली सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है, बेरियम मोर सॉल्युबल है। अभी सल्फेट देख लो, सबके सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ कम होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट फेयरली सॉल्युबल है, कैल्शियम सल्फेट स्लाइटली सॉल्युबल है, और स्ट्रोंशियम बेरियम इनसॉल्युबल है। ये ज़हन में रखने हैं MCQs के लिए। और अगर फर्स्ट और सेकंड के नाइट्रेट्स देखें, चाहे फर्स्ट ग्रुप के हो चाहे सेकंड ग्रुप के हो, तो ये सारे स्टेबल हैं, सब स्टेबल है, तो ऑल आर सारे सॉल्युबल हैं और इनकी भी स्टेबिलिटी डाउनवर्ड बढ़ रही है। कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड को देखें फर्स्ट के तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी नीचे की तरफ बढ़ रही है और स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। पेज 3, ग्रुप सेकंड ए की जो जनरल डिस्कशन है केमिकल रिएक्शंस की, ख़ास तौर पे इनके जो रिएक्शन है विद ऑक्सीजन वाटर, ये इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। तो एल्कलाइन सेकंड ग्रुप सेकंड ए जो है इसके इनके एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी ऑक्सीजन स्टेट +2 शो करते हैं। ये आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है अगर लॉन्ग पीरियड बात करें, इसलिए रिएक्टिव भी ज़्यादा होते हैं।
लेकिन फर्स्ट के मुकाबले में कम रिएक्टिव होते हैं। इनके ऑक्सीजन से रिएक्शन देखो, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो सब नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। बेरिलियम जो है रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करता है, और अगर 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें तो बेरिलियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। मैग्नीशियम, बेरियम जैसे डाउनवर्ड मूव करते जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ रही है और बेरियम पे जाके पर ऑक्साइड बन जाएगा। यानी देखो बेरिलियम के एक एटम के साथ ऑक्सीजन का एक एटम था, मैग्नीशियम के एक एटम के साथ ऑक्सीजन का एक एटम था, और बेरियम के एक एटम के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम रिएक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा कंबाइन कर गई, इसका मतलब रिएक्टिविटी बढ़ गई है। मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नीशियम एयर में अगर मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर रही है, और मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करेगी। लिहाजा व्हेन MCQ ऐसे वो पूछें अगर हमसे कि व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्नड इन एयर वी गेट, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिलेगा और मैग्नीशियम नाइट्राइड भी मिलेगा। बाकी कोई एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है सेकंड ग्रुप का। वाटर से अगर रिएक्ट करें, बेरिलियम जो है वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करती, चाहे स्टीम से करें चाहे वाटर से करें, नो रिएक्शन। मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनती है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम अगर इसे वाटर से रिएक्ट करें तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, साथ में हाइड्रोजन बनती है, और डाउनवर्ड मूव करने से रिएक्टिविटी इंक्रीज भी कर रही। क्वेश्चन इसके किस तरह से हमसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन 19 देखो, विच वन इज नॉट लाइकली टू डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। कौन है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड अनलाइकली टू डिजॉल्व, नॉट लाइकली टू डिजॉल्व, जो पसंद नहीं करेगा डिजॉल्व होना सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में। इसका मतलब है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो बेस में बेस डिजॉल्व नहीं होगी, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर या तो कोई एसिडिक ऑक्साइड डिजॉल्व होगा या कोई एम्फोटेरिक भी डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेरिलियम, जिंक और एल्यूमिनियम जो है ना ये एम्फोटेरिक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बेसिक है, लिहाजा बेसिक में डिजॉल्व नहीं होगी। क्वेश्चन 20, अ मिक्सचर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन बी सेपरेटेड बाय ट्रीटिंग इट विद। देखो दो हैं, एक बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हमने इनको सेपरेट करना है। सेपरेट ये तभी हो पाएंगे अगर हमारे पास कोई ऐसा रीजेंट हो जिससे हम इनको रिएक्ट करें, और ये दोनों इन दोनों में से कोई एक तो उस रीजेंट से रिएक्ट करे और एक नहीं करे। अब अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ये एम्फोटेरिक है नेचर के अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक है नेचर के अंदर, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ना चूँकि बेसिक है, ए और बी, अल्फा और बीटा जो है ना वो तो एसिड है, एसिड से तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, एसिड से दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। और चार्ली है, वीक बेस है, बेस से दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, बेस से दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। बेरिलियम हालांकि एम्फोटेरिक है, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो एम्फोटेरिक होते हैं वो वीक एसिड या वीक बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। डेल्टा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो कर जाएगा, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस से रिएक्ट नहीं करता। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उससे इनमें से एक रिएक्ट करेगा, बेरिलियम, और कैल्शियम नहीं करेगा, लिहाजा वो सेपरेट करने के लिए यूज़ हो जाएगा। एसिड से दोनों कर जाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से दोनों नहीं करेंगे। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव दिस सॉल्यूशन विद लोएस्ट pH व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इनमें से कौन है जिसकी pH सब वाटर में डिसॉल्व करेंगे। देखो जो ऑक्साइड दिए हुए हैं वो सारे सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं, सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड हैं, मेटल ऑक्साइड हैं, बेसिक हैं। बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो बेसिक सोल्यूशन बनता है, बेसिक सोल्यूशन बनता है। तो pH सबसे कम किसकी होगी जब उसे डिसॉल्व करेंगे, तो pH सबसे कम, pH कम किसकी होती, जो ज़्यादा एसिडिक होता है, जो कम बेसिक होता है। यानी हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से सबसे कम बेसिक कौन होगा। तो चूंकि बेसिसिटी ग्रुप में डाउनवर्ड इंक्रीज करती है, तो जो ग्रुप में सबसे ऊपर है वो सबसे कम बेसिक होगा। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू मेल्ट। डिफिकल्ट टू मेल्ट मतलब किससे मेल्ट करना मुश्किल होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। हम जो पूछ रहे हैं किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई जो है उसका होगा जिसमें लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसके आइंस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ये ऑक्साइड हैं सेकंड ग्रुप के, सब आयनिक हैं, इनमें सबसे ऑक्साइड आयन तो सब में कॉमन है, तो मैग्नीशियम का साइज़ इनमें सबसे कम है, मैग्नीशियम का साइज़ इनमें सबसे कम है, तो मैग्नीशियम के साथ जितने आयन स्मॉल साइज़ के होंगे उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी।
लिहाजा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ की आपस में मैग्नीशियम और ऑक्साइड आयन की अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी बेरियम और ऑक्साइड आयन के मुकाबले में, लिहाजा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट के एस पी वैल्यू जो है ऑप्शन में हमें फिर हाइड्रोक्साइड गिवन है सेकंड ग्रुप के एस पी वैल्यू जो है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। के एस पी वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो, के एस पी वैल्यू उसकी कम होती है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम हो। या हाइड्रोक्साइड है, हमने पढ़ा कि हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी सेकंड ग्रुप में डाउनवर्ड इंक्रीज करती है, तो सबसे कम सॉल्युबल वो होगा जो ग्रुप में सबसे ऊपर है। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की सबसे कम सॉल्युबिलिटी अपने ग्रुप पे सेकंड ए में, तो को बेरिलियम तो गिवन नहीं है, तो मैग्नीशियम इस ऑप्शन में सबसे ऊपर है ग्रुप में, तो मैग्नीशियम सबसे कम सॉल्युबल है, तो सबसे कम सॉल्युबल है तो उसकी केएसपी वैल्यू भी सबसे कम होगी। पेज 4 क्वेश्चन 24, विच सॉल्ट गिव्स नो कैरेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम। जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इन मेटल्स को या इनके सॉल्ट्स को अगर हम फ्लेम में बर्न करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से। तो इसमें आमतौर पर क्लोराइड ही लिए जाते हैं, सॉल्ट एनालिसिस भी हम पढ़ते हैं। क्लोराइड क्यों लिए जाते हैं? क्लोराइड इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि क्लोराइड आमतौर पर वोलेटाइल होते हैं, आसानी से वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो जो इसमें कलर देते हैं फ्लेम के अंदर इस ग्रुप के जो इन ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। बाकी क्यों नहीं देते? मतलब हमसे वो कहिए मैग्नीशियम का जो सॉल्ट है वो क्यों नहीं दे रहा या कोई और। देखो बाकियों का जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है बाकी मेटल्स का जो फर्स्ट और सेकंड के फ्लेम में कलर नहीं देते हैं, उनका जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है उन मेटल्स को या उनके सॉल्ट्स को फ्लेम में एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फ्लेम में अवेलेबल नहीं होती। उनको एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी फ्लेम में अवेलेबल नहीं होती, इसलिए वो फ्लेम में कलर शो नहीं करते हैं। जो करते हैं सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। और ये जो कलर शो करते हैं वो कलर भी एक लिस्ट बना ली। सोडियम का गोल्डन येलो कलर होता है, इसे परसिस्टेंट येलो कलर कहते हैं। पोटेशियम वायलेट होता है, जो कचनार का फूल होता है। ब्रिक रेड येलिश रेड होता है। कैल्शियम का क्रिम्सन रेड बहुत डार्क रेड होता है। बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है, जैसे ग्रीन एप्पल होते हैं। तो इसमें अब ऑप्शन देख लें अपने क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें मैग्नीशियम नहीं देगा, बाकी सारे तो वो कलर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह जो इसमें कुछ लाइम वाटर किसे कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर वाटर में डिजोल्व करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देते हैं और ये फिर सोल्यूशन यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करें तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, सस्पेंशन बनती है। स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बजाय अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है ना सस्पेंशन उसकी बन जाए तो वो मिल्क ऑफ लाइम का जो वाइट वॉश में यूज़ होती। आखिर में एक कंपैरिजन देख लो, डाउन सेल है, नेल्सन सेल है, ये दो मेथड हैं। डाउन सेल यूज़ होता है सोडियम प्रिपेयर करने के लिए, नेल्सन ये सेल यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए। और डाउन सेल में जो रॉ मटेरियल है वो सोडियम क्लोराइड होता है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड होता है। और जो नेल्सन सेल है उसमें सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ब्राइन बोलते हैं उसे। और डाउन सेल में सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 होता है। और फ्यूल की इकोनॉमी के लिए हम ये करते हैं कि इसमें सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इससे ये सीखें कि अगर इम्प्योरिटी ऐड करें सॉल्ट में तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है। अगर सॉल्वेंट में ऐड करें इम्प्योरिटी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है, इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और अगर इम्प्योरिटी में ऐड करें, इम्प्योरिटी सॉलिड में ऐड करें तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है। कैथोड जो है ना इसमें डाउन सेल में वो कॉपर या आयरन का बना होता है, नोड इसमें कार्बन ग्रेफाइट का होता है। जो नेल्सन सेल में कैथोड होता है
वो ऑब्लॉन्ग शेप, ऑब्लॉन्ग कहते हैं जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ऑब्लॉन्ग शेप होता है, परफोरेटेड स्टील वेसल होता है, लाइन इनसाइड विद द एस्बेस्टॉस, तो ये फिल्टर करने के लिए यूज़ होती है। एनोड उसमें ग्रेफाइट होता है। रिएक्शंस हैं, सोडियम क्लोराइड मोल्टन है, इसमें पहले वो आयनाइज होगा, एक ही पॉजिटिव आइन एक ही नेगेटिव आइन है, सोडियम आइन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, रिडक्शन हो जाएगी, नेगेटिव आइन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन ये है कि सोडियम क्लोराइड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन की, तो सोडियम मिलती है और क्लोरीन मिलती है। उसमें जो रिएक्शंस हैं तो उसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनाइज होगा, तो उससे सोडियम और क्लोराइड आइन बनेंगे। चूँकि वहाँ पे सोल्यूशन यूज़ करते हैं तो वाटर भी आयनाइज होगा, वाटर से हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन बनते हैं। तो जो हाइड्रोजन आइन है इनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी जो है वो सोडियम आइन से ज़्यादा होती, तो हाइड्रोजन आइन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, हाइड्रोजन बनती है। क्लोराइड आइन जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो क्लोरीन बनती है नोड पर, कैथोड पर हाइड्रोजन बनती है। सॉल्यूशन में पीछे सोडियम आइन और हाइड्रोक्साइड आइन रह जाते हैं, वो मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये है कि सोडियम क्लोराइड का वाटर में सोल्यूशन बना के जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन बनते हैं। पेज 5 चैप्टर 3 ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स को हम इसमें देखते हैं। पहले ग्रुप 3A एलिमेंट्स, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। तो एक कंपैरिजन है कर जो कि बोरॉन और बाकी एलिमेंट्स में, जैसे आप पेक्यूलियर बिहेवियर बोरॉन भी कह लें, इससे हमें ग्रुप ट्रेंड का अंदाज़ा भी एक हो जाएगा। बोरॉन जो है ये हार्ड और बाकी एलिमेंट इसके मुकाबले में सॉफ्ट हैं। चूँकि बोरॉन का साइज स्मॉल है इसलिए इसके एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, बाकियों में वीक है। बोरॉन बैड कंडक्टर है, नॉन मेटल है। बाकी एलिमेंट्स हैं थर्ड ग्रुप के वो मेटल्स हैं, लिहाजा वो गुड कंडक्टर है। ये नॉन मेटल और वो मेटल है। बोरॉन एलोट्रोपी भी शो करता है, बाकी इस ग्रुप में कोई एलिमेंट एलोट्रोपी शो नहीं करता है। बोरॉन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, और जो बाकी जो हैं उनके ऑक्साइड्स ग्रुप के, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, इन सब के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। और एक्सेप्ट जो है थेलियम के अलावा बाकी सब के ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक है। बोरॉन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3b और -3b। जैसे BH3 है तो वहाँ पे बोरॉन जो है वो -3 है, और B2O3 में बोरॉन +3 है। यानी बोरॉन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से जैसे मिल रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में हो जाएगी। बोरॉन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन से मिल रहा है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो माइनस में हो जाएगी। बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट हैं चूँकि मेटल्स हैं और मेटल की ऑक्सीजन स्टेट आमतौर पर पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। बोरॉन मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाता है। बोरॉन जैसे BH3 है तो BH3 और BH3 मिलकर B2H6 बन जाएगा, B4H10 बन जाएगा। तो बाकी जो एलिमेंट हैं वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। बोरॉन आयनी कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है, बोरॉन का +3 आयन भी नहीं बनता है। उसकी वजह यह है कि बोरॉन का साइज़ बहुत स्मॉल है और बोरॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। बाकी जो उनमें आयनी कंपाउंड बन जाते हैं, यानी बोरॉन का आयन बनाने के लिए, बोरॉन का आयनी कंपाउंड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बोरॉन इज़ द ओनली नॉन मेटल पूरा प्रोडिक्ट टेबल में जिसमें <4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वगरना आम तौर पे जब भी किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में 4 से लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मेटल्स होती हैं। अब इनके जो ग्रुप के ट्रेंड, ग्रुप ट्रेंड वो जो ज़रूरी हमने देखने हैं। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, सिंपल है। बोरॉन से थीलियम की तरफ जा रहे हैं, बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ जाएंगे तो कम होता जाएगा। चूँकि ग्रुप में नीचे जाने से एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो बोरॉन से जब हम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में इरेगुलरिटी है, और वो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा बोरॉन का है मेल्टिंग पॉइंट, और गैलियम का सबसे कम है। गैलियम जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हैं और वो बाकी सब में इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं। ये गैलियम बहुत सॉफ्ट मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट को 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। बाद में ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि कौन सी मेटल है जिसको आप अपनी हथेली पर रखें, केप्ट एट योर पाम, और आप उसे मेल्ट कर लेंगे। तो बॉडी टेम्परेचर 37 है, जैसा गैलियम जो है वो हमारी पाम पे ही मेल्ट कर जाएगी। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है
तो वो ये है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम में जाते हैं तो बोरॉन की ज़्यादा है, एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं फिर कम हो जाती है, गैलियम से इंडियम में जाते हैं ज़्यादा होती है, इंडियम से थेलियम में आते हैं फिर कम हो जाती है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है ना, ये ट्रेंड में जो इरेगुलरिटी है ये ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए हैं उनका जो शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, उसकी वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड है वो इस तरह से रेगुलर है। तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में गए तो पहले बढ़ गई, फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो आयनाइजेशन एनर्जी के रिवर्स होती। इसमें जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो कम होती। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था उसको रिवर्स कर लें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आ जाएगी हमारे पास। ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3 भी शो करते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट, +1 भी करते हैं। अगर +3 में करें तो बोरॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और थीलियम सबसे कम है, और +1 में थीलियम सबसे ज़्यादा स्टेबल है और बोरॉन सबसे कम है। तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। आयनाइजेशन एनर्जी को एक और अंदाज से भी दोबारा लिख दिया है। बोरॉन जो उसकी जो मिनरल्स हैं जो ज़्यादा कॉमन है, बोरेक्स है और क्लेमेनाइट है और बोरिक एसिड है। बोरॉन के जो एसिड्स हैं वो 4 हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड है, पायरोबोरिक एसिड है। इनके फार्मूला में पता होने चाहिए और इन्हीं फार्मूला को एक और तरीके से भी लिख देते हैं। तो बाद में MCQ में हमें पूछे जैसे B2O3 लिखा हुआ है, .3H2O लिखा हुआ है और हमें ये बताना हो कि इसमें से ऑर्थोबोरिक एसिड कौन है, मेटाबोरिक एसिड कौन है। तो ये ऑर्थो मेटा पैरा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की बेस पे हैं जो कम और ज़्यादा हैं। तो इसके दोनों तरह के फार्मूले में पता होने चाहिए। पेज नंबर 6, बोरेक्स जो बोरॉन है ये बोरेक्स के तौर पे नेचर में एग्जिस्ट करती है। इसमें जो इम्प्योर बोरेक्स है नेचर में जब नेचुरली बोरेक्स एग्जिस्ट करती तो उसमें बोरेक्स 45% होती, बाकी इम्प्योरिटीज़ होती, उसे टिंकल बोलते हैं। तो इसको फिर क्रिस्टलाइजेशन के जरिए से प्योर किया जाता है। बोरेक्स जो है वो डेकाहाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। रूम टेम्परेचर में 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अगर इसका टेम्परेचर 62 से अबव कर दिया जाए तो फिर इसमें जो 5 वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो रह जाते हैं। MCQ में हमें ऐसे वो पूछ सकते हैं। बोरेक्स भी टेस्ट होता है, हम बोरेक्स लेते हैं प्लेटिनम वायर के साथ करते हैं उसे कंबाइन और उसमें एक कलर्ड बोरेट बन जाता है। जो बोरेक्स होता है ये पहले मेल्ट करता है फिर स्वेल करता है और उससे एक बीड बन जाती है। और वो जो कलर्ड बीड, वो जो बीड यानी जैसे तस्बीह का दाना होता है जो मोती होता है, इस तरह से कलर्ड बीड बन जाती है और उस कलर्ड बीड से हम मेटल का अंदाज़ा करते हैं। तो जो कॉपर की बीड बनेगी तो वो ब्लू कलर की होती। ये मुख्तलिफ मेटल्स हैं, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल। अगर ये तरतीब अगर हम याद कर लें तो फिर ब्लू ग्रीन ब्राउन इस तरह से करके हम याद कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन ब्राउन। लेकिन ऊपर पहले मेटल्स की तरतीब अगर याद कर लें तो ये बोरेक्स बीड टेस्ट है। बुक में कॉपर का दिया हुआ और कोबाल्ट का बस दिया हुआ है, लेकिन ये भी हमें एहतियातन आनी चाहिए, हमारे सॉल्ट एनालिसिस में भी हैं। एलुमिनियम है, एलुमिनियम जो है वेरी गुड कंडक्टर। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की सिल्वर, कॉपर, गोल्ड के बाद सबसे ज़्यादा यही कंडक्टर है। लेकिन चूँकि चीपर है सबसे ज़्यादा यूज़ ये होती है हैवी ड्यूटी वायर्स में यूज़ होती है क्योंकि ये मेलिएबल और डक्टाइल होती है, ऐसे कोरिजन नहीं होती, जंग नहीं लगता है इसके ऊपर क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। बेस्ट रिफ्लेक्टर है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए मिल्क स्टोरेज टैंक्स या ऑयल स्टोरेज टैंक इसमें बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम की एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और एक थर्माइट प्रोसेस होता है उसमें एल्यूमिनियम को हम क्या करते हैं कि आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं और उन ऑक्साइड्स को लेके तो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो इस तरह से हमें मेटल्स मिल जाती हैं उनके ऑक्साइड से। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग एजेंट की वो यूज़ हुई। ऑक्साइड्स हैं फोर्थ ग्रुप में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड। इनका एक कंपैरिजन है, ये सारे sp हाइब्रिडाइज हैं, सबके स्ट्रक्चर भी गिवन है और इसमें डाइपोल मूवमेंट जो है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड का है 0.112 डिबाई, बाकी दोनों नॉन पोलर है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो स्लाइटली लाइटर होती है देन एयर से, कार्बन डाइऑक्साइड जो 1.5 टाइम्स हैवियर है देन एयर। और कार्बन मोनोऑक्साइड को आसानी से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से लिक्विफाई हो जाती है क्योंकि अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो होती है।
और कार्बन मोनोऑक्साइड जलती है खुद और ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, यही इसकी टेस्ट भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो खुद भी नहीं जलती है, ना जलने को सपोर्ट करती है, बल्कि जलती हुई चीज़ों को बुझाने के लिए यूज़ होती है। और इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का लाइम वाटर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पेज नंबर 7, कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स का कंपैरिजन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस वाइल SiO2 इज सॉलिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और SiO2 को अगर हम कंपेयर करें, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, सेमी मेटल में भी कंसिडर करते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर और SiO2 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज अ सिंपल डिस्क्रीट मालिक्यूल्स वाइल SiO2 एग्जिस्ट एज मैक्रो मालिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि सिंपल मालिक्यूल है, इसमें फिर जो है वो लंडन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, जबकि SiO2 जो है इसमें ये मैक्रो मालिक्यूल है, इसमें कोई इंटरमालिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से अटैच होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर होती है नेचर में, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, जबकि SiO2 में कोवलेंट बॉन्ड का नेटवर्क होता है, लिहाजा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, SiO2 जो है वो सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्टिव है और SiO2 जो है वो उससे लेस रिएक्टिव है, लेकिन इसमें एक सरफेस एक्टिविटी होती है। यानी सिलिकॉन है, इसमें एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन एटम अटैच होती हैं और एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होता है। एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम अटैच होती हैं और एक जो ऑक्सीजन है वो 2 सिलिकॉन एटम्स के दरमियान होती है और सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन एटम अटैच होती हैं। इसमें जो सरफेस पे मौजूद होते हैं सिलिकॉन के एटम्स, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है, उसके जो एटम जो सरफेस पे मौजूद होते हैं और उनकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो लिहाजा जब उनकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती है जो सरफेस पे मौजूद होते हैं, तो वो एक्टिविटी शो करते हैं, यानी जल्दी से किसी से रिएक्ट करके रिएक्टिव होना चाहते हैं, सेटिस्फाई होना चाहते हैं। इसीलिए सीमेंट में सैंड डालते हैं। सैंड में SiO2 सैंड का मेजर कंपोनेंट है, तो उसमें वो एक एक्टिविटी होती है, सरफेस एक्टिविटी, और जल्दी रिएक्टिव होता है, इसलिए बाइंडिंग फोर्सेस जल्दी क्रिएट करता है। और SiO2 की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, क्वार्ट्ज है, विट्रियस सिलिका है, और क्वार्ट्ज जो है वो ग्लास लाइक होता है, विट्रियस सिलिका भी ग्लास लाइक होता है। इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ हो तो फिर ये कलर्ड भी होते हैं। क्वार्ट्ज मिल्की क्वार्ट्ज होता है, रोज क्वार्ट्ज होता है। क्वेश्चन देखो जैसे विच वन इज़ अ न्यूट्रल ऑक्साइड, कौन है न्यूट्रल ऑक्साइड, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और NO इसे न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। बाद वाटर को भी शामिल कर लेते हैं, बाद वाटर को एम्फोटेरिक भी कह देते हैं, एसिडिक बेसिक भी। लेकिन अगर न्यूट्रल ऑक्साइड कहें तो ये 3 है और इसके साथ वाटर को आप शामिल कर सकते हैं। ये बस याद रख लें, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। SiO2 सबसे रिएक्ट करता है, किससे नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट विद फॉलोइंग एक्सेप्ट। SiO2 मतलब सैंड है, सैंड का मेजर इंग्रेडिएंट SiO2 है। तो जो यानी ग्लास बनाने में सैंड यूज है। ग्लास जो है ना वो HF में डिजॉल्व हो जाता है। HF जो है ना ग्लास को अंदर डिजॉल्व कर लेता है, इसलिए HF को ग्लास में रखते भी नहीं है। सिलिकेट्स हैं, सिलिकेट्स जो सिलिसिक एसिड है H2SiO3, उसके जो सॉल्ट्स हैं उनको सिलिकेट्स कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स हैं, सोडियम सिलिकेट है, इसे वाटर ग्लास भी कहते हैं, सॉल्युबल ग्लास भी कहते हैं। और अगर कोई कलर्ड सॉल्ट हम सोडियम सिलिकेट का सोल्यूशन बनाएं वाटर में और उसमें मुख्तलिफ कलर्ड सॉल्ट ऐड करें, जैसे निकल, आयरन, कॉपर, तो वो उससे ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक प्रेसिपिटेट बनते हैं, इसे केमिकल गार्डन कहते हैं। तो इसमें टैल्क है, टैल्क फार्मूला देखो कैसे याद रखना है, ये H2SiO3 1 और 3 रेशो MgSiO3, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 1:3 रेशो में होता है, ये इसे टैल्क कहते हैं, सोप स्टोन कहते हैं। ये जो टेलर के पास होता है, ये इसे टेलर्स चौक भी कहते हैं, वो कटिंग करते हुए कपड़े की उससे जो चौक के जरिए से निशान लगाता है, वो ये टैल्क है। टैल्कम पाउडर में भी ये यूज़ होता है,
मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के लिए इसे कहते हैं। मुख्तलिफ एथलीट्स जो है अपने हैंड ड्राई करने के लिए बार पे या कोई गेम करते हुए इसको यूज़ करते हैं। एस्बेस्टॉस है, ये कैल्शियम SiO3 और 3 जो हैं वो पार्ट्स 1:3 रेशो में मैग्नीशियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट है। ये फायर प्रूफ मटीरियल बनाने में यूज़ होते हैं। खेमे वगैरह से बनाए जाते हैं, जैसे हज होता है तो हज में जो मिना वगैरह में खेमे बनाए जाते हैं तो वो एस्बेस्टॉस की आग नहीं लगती इन्हें। प्योर क्ले है, प्योर क्ले का ये फार्मूला है Al2O3 SiO2 twice dot 2H2। और ये जो प्योर क्ले होती है जिसे चाइना क्ले कहते हैं, ये वाइट कलर की होती है। तो जैसे चीनी मिट्टी कहते हैं, जैसे सिरेमिक के बर्तन होते हैं वो इसके बने होते हैं और इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो फिर इनका कोई कलर डेवलप हो जाता है। पेज 8 सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स पॉलीमेरिक कंपाउंड्स हैं सिलिकॉन के। अगर एस के बगैर पढ़ोगे सिलिकॉन तो ये एलिमेंट है, सिलिकॉन्स पढ़ोगे तो ये पॉलीमेरिक कंपाउंड है सिलिकॉन के। इनको ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल क्लोराइड सिलिकॉन से रिएक्ट किया, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा, इस तरह से सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है। 2 अल्काइल ग्रुप 2 क्लोरीन अटैच है इसके साथ, टेट्रावेलेंट है। इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करें तो इसका हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। उसको जब फिर आपस में हाइड्रोलाइज पॉलीमराइज करते हैं, उसे जब पॉलीमराइज करते हैं तो फिर मेरे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे SiO2 का स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन में ये था कि सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन एटम अटैच थे, यहाँ पर ये होता है कि 2 ऑक्सीजन एटम की जगह समझ लो 2 अल्काइल ग्रुप लग गए हैं। तो जैसे सिलिकॉन के साथ अब भी 2 ऑक्सीजन है और 2 जो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, और जितनी चेन लेंथ बढ़ जाएगी तो उतना सिलिकॉन जो है उसमें वो लिक्विड होते हैं और चेन लेंथ बढ़ा देंगे तो वो सॉलिड हो जाएंगे। सिलिकॉन ट्यूब्स ग्लास को आपस में जोड़ने के लिए जो एक्वेरियम बनाते हैं जिसमें फिश रखते हैं, या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं जैसे बैंक्स हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसका जो ग्लास है उसको आपस में जोड़ने के लिए एडहेसिव के तौर पे जो ट्यूब यूज़ होती हैं वो ये हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज़ होते हैं, ये किसी मटेरियल को फायर प्रूफ करने के लिए यूज़ होते हैं। किसी मटेरियल पेपर सरफेस टेबल पे अगर हम सिलिकॉन की एक लेयर डिपॉजिट कर देंगे तो वो वाटर प्रूफ बन जाएगी, और वो वाटर प्रूफ बन जाएगी क्योंकि इसमें सिलिकॉन के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है ये नॉन पोलर होते हैं। हम इसे जब किसी सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो जो नॉन पोलर कंपोनेंट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो नॉन पोलर कंपोनेंट जो है वो जब ऊपर आ जाते हैं तो वो हाइड्रोफोबिक बन जाती है। फिर सिलिकॉन्स ऑयल जब लिक्विड होते हैं तो ये ऑयल का लुब्रिकेंट ऑयल के तौर पे यूज़ होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होती है। यानी टेम्परेचर अगर 100 फोल्ड कम हो जाए, 100 से 0 हो जाए तो इनकी विस्कोसिटी सिर्फ 4 टाइम बढ़ती है। दूसरे ऑयल्स की टेम्परेचर कम होने से विस्कोसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये इसके मुख्तलिफ लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के तौर पे यूज़ होते हैं, ये फायर वाटर प्रूफिंग के तौर पे यूज़ होते हैं। ये आमतौर पे कोई एसिड एल्कली हीट उससे ये जल्दी इफेक्ट नहीं होते। सेमीकंडक्टर्स हैं, इन्हें हाफ कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जांपल्स इनमें होनी चाहिए जो बुक में है। कुछ एलिमेंट सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं, कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं। इनमें ये होता है कि अंडर सर्टन कंडीशन दे एक्ट एज अ कंडक्टर, मतलब कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा इसे हीट करें, थोड़ी एनर्जी दें तो ये कंडक्टर बन जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनमें मेटल्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, इनमें कोई पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन इनके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली अटैच होते हैं। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेमी मेटल्स। तो ये थोड़ी सी एनर्जी मिलती है लाइट हीट फ्लेम की शक्ल में, तो ये कंडक्टर बन जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं। इनकी जो मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है, और सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो ज़्यादा हो जाती है। पहले इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं थे, हीट करने पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं। लेड पिगमेंट्स हैं, लेड के कंपाउंड्स हैं जो पेंट में यूज़ होते हैं, क्योंकि ये चीपर होते हैं लेड के कंपाउंड्स, इसलिए पेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। वैसे तो अभी लेड के कंपाउंड जो वो ज़्यादातर बैन भी हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो मुख्तलिफ जो कंपाउंड हैं इनके कलर जो ये इन्हें पेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, इनके कलर हमें पता होने चाहिए। लेड डाइऑक्साइड है, रेडिश ब्राउन कलर है। लेड मोनोऑक्साइड है, ये येलो भी होता है रेड भी होता है। अगर रोम्बिक हो तो फिर ये येलो होता है, टेट्रागोनल हो तो फिर ये रेड होता है। इसकी 2 फॉर्म्स हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। Pb3O4 रेड लेड, ऐसे मिनियम भी कहते हैं, सिंदूर कहते हैं जैसे इसे। ये मिनियम स्पेन में एक रिवर है मिनियस,
उसके करीब से इसे फाइंड किया गया, वहाँ से ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे मिनियम कहते हैं, मिनिमम नहीं मिनियम। फिर ये Pb2O है, लेड सब ऑक्साइड है, ब्लैक पाउडर है, ब्लैक पेंट के तौर पे यूज़ होता है। वाइट पेंट के तौर पे बेसिक लेड कार्बोनेट यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला इसका। एयर में H2S होती है, उसकी वजह से वो H2S जब इससे मिलती कंबाइन करती तो ये ब्लैक हो जाता है, इसका ब्रिलियंट लस्टर कम हो जाता है। इसकी जो रिप्लेसमेंट है वो टाइटेनियम ऑक्साइड है, वाइट पेंट के तौर पे एक्सपेंसिव है। फिर लेड क्रोमेट है, क्रोम येलो कहते हैं इसे, ये ऑरेंज टू रेड कलर होता है इसका, ये येलो पेंट के तौर पे यूज़ होता है। हमने इस लेक्चर के अंदर चैप्टर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स और उनकी रीजंस डिस्कस किए हैं। और इसके साथ हमने चैप्टर 3 में ग्रुप 3A एलिमेंट्स और ग्रुप 4A एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और ट्रेंड्स को भी स्टडी किया है। इनकी प्रैक्टिस करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करें, अपना ख्याल रखें।